नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। तमाम खबरों के लिए आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो सड़क से शुरू हुआ है और अब जंग संसद तक पहुंच गई है, यानी सदन तक पहुंच गई है। पिछले कई दिनों से हंगामा कर रहे विपक्ष को आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया तो सियासत और भी तेज हो गई। राज्यसभा में कृषि मंत्री ने कहा कि दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, लेकिन खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। दरअसल कृषि मंत्री का यह जवाब कांग्रेस की उस बुकलेट को लेकर था जिसका नाम है खेती का खून 3 काले कानून, जिसे राहुल गांधी ने लॉन्च किया। यानी किसान आंदोलन पर घमासान दोनों तरफ से छिड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह कि कानून में काला आखिर है क्या और कौन कर रहा है खून की खेती। आज यूपी मांगे उत्तर में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ एक बुकलेट नहीं, बवाल का वो सिरा है। बुकलेट नहीं, बवाल का वो सिरा है जिसका एक छोर विपक्ष के हाथ में तो दूसरा छोर सरकार ने भी कसकर पकड़ा। किसान आंदोलन का अक्स दिखाते हुए कांग्रेस ने खेती का खून नाम की ये बुकलेट जारी की तो पलटवार सरकार की तरफ से भी इतना तीखा हुआ कि तकरार ने आसमान पकड़ लिया। कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। राज्यसभा में विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर जब सरकार को घेरा तो कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। निशाना सीधे कांग्रेस की खेती का खून 3 काले कानून नाम की उस बुकलेट को लेकर था जो यूपी से वायनाड तक लॉन्च की गई थी। कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। खेती का खून 3 काले कानून बुकलेट का इनाम कांग्रेस को बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं लग रहा, मगर कृषि मंत्री के शब्द जरूर नश्तर की तरह चुभ रहे हैं। कभी खालिस्तान की बात कहते हैं, कभी आतंकवाद की बात कहते हैं। क्या किसान देश का आतंकवादी है? क्या किसान देशद्रोही है? ये जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। किसान की साधक पर जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, आने वाले समय में जब भी कभी इतिहास केंद्र सरकार का मोदी का लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कृषि मंत्री का सीधा निशाना भले ही कांग्रेस पर हो, मगर मुद्दा तो किसानों का है, लिहाजा समाजवादी पार्टी भी जंग में अपनी पूरी मौजूदगी दर्ज करा रही है। माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि कानून में सही क्या है। वो पूछ रहे हैं विपक्ष से कि कानून में काला क्या है। ये पूरा का पूरा कानून काली नीयत से बनाया गया है, वरना ऐसे कैसे होता कि जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी ये कानून ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए गए और उसके बाद वॉइस वोट से पास करा लिए गए। ये पूरा का पूरा जो कानून है वो काली नीयत से बनाया गया है और इसलिए हम ही नहीं सभी लोग इसको काला कानून कह रहे हैं। कुल मिलाकर किसान आंदोलन के नाम पर सियासत तनी है और सभी अपने अपने सियासी माइलेज के हिसाब से रफ्तार तय कर रहे हैं। अब ये कहां जाकर थमेगी, अभी क्या क्या रंग दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर सवाल ये है कि कानून में काला क्या है और कौन कर रहा है खून की खेती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे मेहमानों का। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अशोक पांडे जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और राज्यपाल कश्यप साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उमाशंकर जी जुड़ेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। किसान नेता हमारे साथ राजेंद्र यादव इस समय जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं पहले राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। कृषि मंत्री कह रहे हैं इसमें काला क्या है, इस कानून में काला क्या है?
देखिए, मैं सबसे पहले जो कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, तो कृषि मंत्री जी को इतना भी बता देना चाहिए तो कि 11 दौर की जो वार्ता हुई है, वो 11 दौर की वार्ता फिर हुई क्यों है, क्या वजह क्या है, और क्यों आप 13 बिंदुओं पर आप काम करने के लिए कहते हैं कि इनमें हम बदलाव कर देते हैं, जब काला कानून में काला कुछ है नहीं, तो 13 बिंदुओं पर आप बदलाव करने की बात क्यों कर देते हैं? जवाब दिया उन्होंने संसद में। उन्होंने कहा कि अगर कानून में संशोधन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कानूनों में कमी है। सब एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें जब कि मेरी किसी चीज में कमी नहीं है, तो फिर उसमें मैं संशोधन क्यों करूंगा? कहीं ना कहीं तो पेच ऐसा अटका हुआ है कि सरकार उसका जवाब जो है किसानों को नहीं दे पा रही है। आप किसानों को समझाने में नाकाम हो रहे हैं, किसानों की हाँ में हाँ मिलाते हैं 13 बिंदुओं पर, लेकिन 2 बिंदुओं पर अटक जाते हैं कि दे दो तो सही है, बिल्कुल सही है। जब 13 पे आप कहते हैं कि हाँ इसमें हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो इसको खत्म करने में क्या दिक्कत क्या है? एक आप बताइए ना क्या है। देखिए, मैं आपको मोटी मोटी चीजें मैं बता देता हूं आपको। सरकार कहती है कि किसान जो है कहीं भी अपना जो फसल है वो बेच सकता है। सब 85% देश के जो किसान हैं वो बहुत ही छोटे तबके के किसान हैं, वो कहाँ जा सकते हैं? वो पास की मंडी में बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। तो इसमें ऐसी चीज क्या है? MSP पे आपसे कानून की बात करते हैं, वो कानून आप देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि क्योंकि रेट जो तय करेंगे इस बिल के अनुसार रेट तय करेंगे, जो खरीदार है वो तय करेंगे। तो इससे बड़ी चीजें और इससे मोटी मोटी चीजें और क्या कमियां गिनोगे? इसके अंदर गिनोगे आप जो है भंडारण कर सकते हो, फिर भंडारण करोगे तो जब समय पे हमें जरूरत पड़ेगी तो आप अपनी मर्जी से बेचोगे भी उसको। तो ये तो बहुत मोटी मोटी चीजें हैं जो किसान समझा रहे हैं, और सरकार भी उस चीज को समझने के लिए तैयार है। उसी के बाद तो उन्होंने कहा है कि भैया हम लोग क्या कहते हैं, मंडियां खत्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये खत्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारी चीज है, छोटे छोटे बिंदुओं पर जब चर्चा होती है तो सरकार जो है अपना रुख वो स्पष्ट नहीं कर पाती है, और वो जो वार्ता होती है वार्ता से इसी वजह से खत्म हो जाती है। किसान कहते हैं काले कानून है, और सरकार कहते हैं कि हमने कानून बहुत अच्छे बना लिए, चर्चा हम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक बिंदु मैं अशोक जी से जवाब ले लेता हूं। अशोक जी, आप सुन रहे हैं मुझे? राजेंद्र जी ने कुछ बिंदु गिनाए हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? जी, देखिए, आपको बता दें कि कृषि सुधार बिल इसीलिए लाया गया कि किसानों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, मंडी शुल्क हमने घटाया, हमने किसानों को हमने फसल बीमा योजना हमारी सरकार की देन है। किसानों को 50-60 साल के जो किसान हैं उनको 3,000 मासिक पेंशन की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, और अपने पैदावार को जहां ज्यादा दाम मिले उसे बेचें, और जब बढ़िया दाम मिलेगा तो किसान वहां बेचेंगे। ये लड़ाई शुरू हुई थी MSP के सवाल पर, और कई दौर की वार्ता भी हो गई, गांधीवादी तरीके से वार्ता हुई, और लगभग मामला सफलता के मुहाने पर पहुंचा। तब तक विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने, जिनकी राजनीतिक खेती मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में बंजर हो गई है, जिनकी फसल खत्म हो गई है, वो इस तरह का बीज बोने का काम किया। उन्होंने किसान भाइयों की आड़ में जिस तरह का नौटंकी किया, ये दुर्भाग्यजनक है। 26 जनवरी जीवन भर नहीं भूलेगी, न जाने कितने माताओं बहनों ने कुर्बानी दी, नहीं वो तो ठीक है, तब जाके ये गणतंत्र आया, स्वतंत्रता दिवस आया, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इससे कोई अक्षम्य अपराध नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं। आपने 26 जनवरी की घटना का जिक्र किया, लेकिन आज संसद में खुद कृषि मंत्री कहते हैं कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ये एक प्रांत के किसान ही विरोध कर रहे हैं, या एक राज्य के या कुछ राज्यों के किसान ही विरोध कर रहे हैं, सारे किसान नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस बात को दोहराया, लेकिन राजेंद्र जी कह रहे हैं फिर आप संशोधन को तैयार क्यों हुए? भाई, हम तो किसानों के हित का बिल बनाए हैं, तो किसानों से पूछ के जो उनके हित में होगा हम संशोधन करने को तैयार हैं। लेकिन बीच में जो लोग इस तरह का नौटंकी करते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। समझौते की खेती सबसे पहले पंजाब सरकार ने शुरू की, वहां पेप्सी ने आलू बोना शुरू किया,
तब किसानों का खेत नहीं लिया जा रहा था, लेकिन बाहर उन्होंने तस्वीर बनाई कमांडर साहब ने, कैप्टन साहब ने, कि किसानों का खेत ये पूंजीपति ले लेंगे। यही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। किसानों को दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, वो उनसे लगातार वार्ता होगी। हम संशोधन भी करने को तैयार हैं, लेकिन किसानों के कहने पर, उस राजनीतिक दलों के कहने पर मान्यवर माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, ये पंजाब से शुरू नहीं हुई, ये कई सौ साल पहले से शुरू हुई है। गांवों में इसे कहते थे कि ठेके पे जमीन लेनी है, जमा पे जमीन लेनी। लेकिन जो इसमें पंजाब में पेप्सी कोला ने आलू बोना शुरू किया। मैं आपकी बात को ले जा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूं कि जहां इसमें खामियां हैं, मैं खामियां की तरफ कहना चाह रहा हूं कि जब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है, लेकिन इसमें जो किसान को था कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता है, कंपनी कोर्ट जा सकती है, किसान सिर्फ तहसील स्तर तक जा सकता है, तो इस बात का विवाद था। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, और मैं इसीलिए मैंने आपको रोका था। मैं बीच में रोकता नहीं हूं ऐसे, तो मैंने इसलिए कहा था सिर्फ। ठीक है राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है इस पर जी, क्योंकि आज संसद में जो एक मिनट अशोक जी एक सेकंड, अच्छा कह दीजिए आप क्या कह रहे हैं, कह दीजिए जी। ठीक कहिए। मेरा ही मानना था कि वो इसलिए बनाया गया था कि कोर्ट कचहरी का मामला लंबे समय तक जाता है। अगर किसान को दिक्कत है, दोनों में नहीं पटती है, तो तहसील स्तर पे ही डीएम, एसपी, डीएम और एसडीएम मिलकर इसे तय करा देंगे। महज ये सामान्य प्रक्रिया के लिए किया गया था। नहीं, इसके आगे भी कुछ है, वो भी थोड़ा ठीक है। अब मैं उस पर आ जाता हूं जो आपने राजेंद्र जी बात कही जी। आज कृषि मंत्री को आपने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं। नहीं, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी। जो पंजाब सरकार का कानून है जी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो किसानों के जेल जाने तक का प्रावधान है, किसानों से जुर्माना वसूलने तक का प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार के कानून में ऐसा नहीं है। फिर कानून कौन सा अच्छा हुआ? नहीं, मैं आपको इसमें मैं बता देना चाह रहा हूं इसमें कि जो पंजाब का है कि उसमें जेल जा सकते हैं, उसमें एक कानून की बाध्यता नहीं है कि किसान जो है अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है या नहीं कर सकता है। उन्होंने सिर्फ उस कंडीशन के लिए कहा है कि किसान जो है जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो वो अपनी फसल को कहीं दूसरी जगह ना बेचे, उस बाउंडेशन के लिए जेल के लिए कहा था। लेकिन यहाँ इसमें दूसरा है कि यहाँ अगर कंपनी का और किसान का विवाद होता है जो केंद्र सरकार वाला है, उस विवाद के लिए कंपनी तो कोर्ट जा सकती है, लेकिन किसान नहीं जा सकता है। फर्क है दोनों चीजों में, सिर्फ समझने का फेर है कि फर्क कितना बड़ा है कि वहां हाथ जो है काट रखे हैं, यहाँ किसान के हाथ काट रखे हैं, वहां दोनों तरफ से जा सकते हैं। 150% जुर्माना भी देना पड़ेगा। हाँ, वही जुर्माने का भी उन्होंने कहा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कंपनी बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है, यहाँ किसानों के हाथ किसानों को जुर्माना नहीं देना, किसान के हाथ बंधे हुए नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूं। जो पंजाब सरकार का है, पंजाब सरकार में किसान भी कोर्ट जा सकता है। अब मैं राजपाल कश्यप जी को भी चर्चा में ले आता हूं। राजपाल जी हमें बड़ी देर से सुन रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप दोनों भी उन्हें आराम से सुनेंगे। राजपाल जी, कृषि मंत्री ने जवाब दिया, आपकी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव भी राज्यसभा में मौजूद रहे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कृषि कानून को लेकर। लेकिन कृषि मंत्री ने पूछा कि बताइए तो सही, इसमें काला आखिर है क्या? जी मृदुल जी, देखिए, हमारी पार्टी पहले दिन से किसानों के पक्ष में खड़ी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी वो उनके समर्थन में निकले तो कई बार गिरफ्तार किया गया और हमारे कितने कार्यकर्ता नेताओं को खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए, पूरे प्रदेश में कितने लोगों को जेल भेजा गया। और समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी है। अच्छा ये बताइए, अगर काला कुछ नहीं है तो इतनी बार की वार्ता मंत्री जी ने की, तब तो बयान नहीं दिया। इन्होंने इतनी बार की वार्ता की कि क्या क्या किसानों से बात हुई, तब तो नहीं इन्होंने बताया। आज सदन में बता रहे हैं कि इसमें काला क्या है। अरे काला नहीं तो ये इतने किसान बैठे क्यों हैं? आप इतने दिनों से आप इस तरीके से आप चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर की से भी बदतर, मतलब वो सुरक्षा व्यवस्था, कांटे, पता नहीं क्या क्या लगवा के, कीले और सब चीजें लगवा के आप
इतना, अगर ये देश के किसान है, ये देश पहचान किसानों से है देश की। आप बताइए, किसान आय दुगनी करने की बात करते थे। अच्छा ये बताइए, एमएसपी गारंटी तो मांग रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। अच्छा आप देखिए, किसान ने प्याज पैदा किया था, आलू पैदा किया था, अभी जब बीच में 80 और 82 रुपए में प्याज और आलू बिका, तो क्या किसान का बिका? ये यही अडानी अंबानी जैसे तो आलू पे कहाँ एमएसपी है? रखा था, जो वो बिका था 80-82 रुपए में। तो आलू पे कहाँ है एमएसपी राजपाल जी? 1868 रुपए। राजपाल जी, आलू पर कहाँ है एमएसपी है? पीछे चलते थे। राजपाल जी, मैं पूछ रहा हूँ आलू पर एमएसपी कहाँ है? आपने मुझे उदाहरण एमएसपी का दिया और जिक्र आलू प्याज का किया। एक मिनट की बात कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं एमएसपी को लेकर। राजपाल जी, धान भंडारण करेंगे। नहीं राजपाल जी, मेरा एक सवाल है एमएसपी को लेकर, आप सुनिए तो सही। आपने ठीक बात कही, आपकी पार्टी शुरू से इस मसले को लेकर उठा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजपाल जी, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है यहां पर। आपने कहा कि एमएसपी की मांग है किसानों की, उसे सरकार को मान लेना चाहिए, लेकिन यहां मांग यह है कि कानून को वापस लिया जाए। सरकार भी वही कह रही है कि अगर हम उस मांग को मान भी रहे हैं, हमने बजट में भी उसका प्रावधान किया है, फिर कानून से दिक्कत क्या है? ये जो आज चर्चा हुई है संसद में, राज्यसभा में, उसी को लेकर मेरा सवाल है। देखिए मृदुल जी, अरे इतनी सरकार को, इतना ही जनता से सरकार बनती है। सरकार को सदन में अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं सुन रहा था कि वहां के किसान नहीं है, यहाँ के किसान नहीं है। अरे ये सदन, कोई अगर गलत बात है, एक आदमी भी विरोध कर रहा है तो वो भी पर्याप्त है। सरकार को सुनना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती थी। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पार्लियामेंट में मेंबर कह रहे हैं, पूरे चुने हुए सदस्य कह रहे हैं। नहीं देखिए, मेंबर्स भी, मैं एक और सच बताता हूं, दर्शकों को नहीं पता है तो, चर्चा के लिए विपक्ष के हर एक पार्टी तैयार थी चर्चा के लिए, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियां तैयार थी चर्चा के लिए, और चर्चा हो रही है। आज चर्चा भी हुई है, सारे सांसदों ने, चाहे वो आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों या फिर समाजवादी पार्टी के हों, सारे मौजूद भी रहे। अब उमाशंकर जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका थोड़ा सा फ्रेम गड़बड़ हुआ है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। कृषि मंत्री कहते हैं कि खेती तो पानी से होती है, लेकिन कांग्रेस करती है खून की खेती। आप बताइए, काला कानून क्यों है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। इस मुद्दे को भटकाना है, और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खून की खेती करती है। तो मुझे माननीय मंत्री जी की बुद्धि पर हंसी आती है। वो अपना इतिहास एक बार उठा के देख लेते। गांधी जी की हत्या किन विचारों ने की? गोडसे का मंदिर बनवाने की बात कौन कर रहा है? उनको गोडसे को भारत रत्न देने की बात कौन कर रहा है? किस विचारधारा के लोग कर रहे हैं? तो ये तय हो जाता है कि खून की खेती किसने की। मैं गोधरा और राम मंदिर, सहारनपुर, ऊना, हैदराबाद विश्वविद्यालय, रोहित वेमुला, ये सब मैं पुरानी ये सब बातें मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, इनका एक सिद्धांत है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, जनता को सच मानना ही पड़ेगा। इस सिद्धांत पर ये काम करते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, कौन भूल सकता है? राम मंदिर के नाम पर तमाम लोग मारे गए, दंगे हुए, कौन भूल सकता है? और राम मंदिर किस हिसाब से बना? कोर्ट के आदेश पर बना, जो देश का सेकुलर मुसलमान जिस बात नहीं, राम मंदिर तो ठीक है। उमाशंकर जी, आपने मुझे जो घटनाएं गिनाई हैं उसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन मेरा छोटा सा सवाल यही है, जो कृषि मंत्री ने आपसे पूछा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि उनका जवाब देने के लिए अशोक पांडे जी मेरे साथ ऑलरेडी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक बात कानून पर हो कि इसमें काला कानून क्या है, ताकि चर्चा सार्थक रहे, आपकी भी और अशोक जी की भी। हाँ मृदुल जी, देखिए मेरी बात समझिए। 1955 का जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जिसमें दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां, खाने का तेल, ये सब शामिल था, उसको सरकार नियंत्रित करती थी। कोई बड़ा व्यापारी उसको असीमित भंडारण नहीं कर सकता था। लेकिन अब इस कानून ने असीमित भंडारण का अधिकार दे दिया, और इसके तहत होगा क्या?
आलू की पैदावार होगी, मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूं, तब बड़े व्यापारी आलू को खरीद लेंगे और उसको नियंत्रित करके धीरे धीरे अपने रेट के हिसाब से बेचेंगे। जैसे आपने इसी बार देखा, आलू पहली बार इतिहास में 60 रुपए किलो तक बिका, दाल 200 रुपए किलो तक बिकी। आप खाने का तेल का देख रहे हैं 150 के लगभग पहुंच गया है। तो जब ये नियंत्रित करने लगेंगे, इनको कानून के तहत ये अधिकार मिल जाएगा सीमित भंडारण का, तो आम आदमी भी मारा जाएगा और किसान 1 रुपए किसान की आलू जो खरीदेगा व्यापारी, उसको बाजार में 60 रुपए में बेचेगा। एक ऑब्जेक्शन, ये एक काला कानून हो गया जिसमें आम आदमी और किसान को नुकसान है। एक बात। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करें तो कोई विवाद होगा कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में, तो किसान जो है वो एसडीएम के पास जाएगा, वहां से असंतुष्ट होगा तो डीएम के पास जाएगा। लेकिन अगर डीएम से भी असंतुष्ट रहा तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। ऐसा क्यों किया भाई? कि सबको हमारे अधिकार है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि प्रशासन शासन के अधीन काम करता है। किसी एसडीएम और डीएम की हिम्मत है, अगर उसको जो है मुख्यमंत्री और वहां का मंत्री, विभागीय मंत्री बोल देगा तो कोई डीएम जो है वो मुकर पाएगा क्या? यानी कि जिसकी सत्ता होगी उसी के हिसाब से व्यापारी चंदा देता है, जैसा कि मोदी जी को इन्वेस्ट किया अडानी और अंबानी ने। तो अब अडानी और अंबानी जो चाह रहे हैं वो मोदी जी से करवा रहे हैं। बिल्कुल यही परिस्थिति खड़ी हो जाएगी तब जब ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लागू होगा। मैं अशोक जी को चर्चा में ले आता हूं। मैंने उमाशंकर जी आपको पूरा सुना क्योंकि आप मेरे साथ फोन पर थे, इसलिए मैंने आपको टोका भी नहीं। उम्मीद करूंगा ब्रेक के बाद आप मेरे साथ लाइव जुड़ जाएं, कोशिश हमारी रहेगी। अशोक जी मैं आपसे जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब भी आपको इसी चर्चा में मिलेगा, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और हम कृषि कानून में काला क्या है चर्चा इस पर भी करेंगे और यह भी पूछेंगे कि आखिर खून की खेती कौन करता है। आरोप एक दूसरे पर लगा दिए गए। अशोक जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर उमाशंकर पांडे जी ने बहुत सवाल उठाए, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र उठाएगी, तो उसके घोषणा पत्र में था पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और खून की खेती की बात जहां तक है तो इस देश में कांग्रेस का जो सज्जन कुमार है, जो सज्जन है कांग्रेस में, उसने भी इस देश में सरदारों को खींच खींच के मारा, तो दुजनों की क्या गति होगी। इस देश में सबसे ज्यादा हिंसक घरों से खींच खींच के सबसे महत्वपूर्ण कौम सिख कौम को जिस तरह से इन लोगों ने खून की होली जलाई, इससे बड़ी हिंसा कौन कर सकता है। कांग्रेस निश्चित तौर पे अपनी राजनीति के लिए खून की खेती करती है, उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और तीसरी बात कि आज उसकी राजनीतिक खेती खत्म हो गई है, उसकी भूमि बंजर हो गई है। ये तो आपने कह दिया। अब इस देश में अब आप भंडारण के कानून पर आ जाइए। देखिए, भंडारण के कानून पर आ जाइए। मैं एक एक करके तीनों पॉइंट पर आपका जवाब लूंगा, फिर राजेंद्र जी को भी चर्चा में ले आएंगे हम। किसानों को भंडारण को लेकर उनकी दिक्कत क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल जब उसकी सुनिए तो अशोक जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। जो दिक्कत है, मूल दिक्कत मैं बताता हूं। जो आंदोलन में किसान नेता हमारे पास आते हैं वो यही बताते हैं। अभी राजेंद्र जी बैठे हुए हैं हमारे साथ, आप भी हमारे साथ लगातार चर्चा में मौजूद रहते हैं। किसान कह रहा है कि हमें यह डर है कि भंडारण इतना हो जाएगा फिर चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग इसका भंडारण करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों को जब उनके पैदावार का उचित मूल्य मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिलेगा पूरे देश में, तो किसान उसे बेच लेगा तो फायदे में रहेगा। अंदेशे पर आंदोलन नहीं, हर आदमी कह रहा है कि एमएसपी के सवाल पे आंदोलन है, लेकिन हम तीनों काला कानून वापस चाहते हैं। एक कौन सी बात है? एमएसपी के सवाल पर बातचीत हो रही है, हम संशोधन को तैयार हैं।
प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि समस्त विपक्ष से हम वार्ता को तैयार हैं, बहस को तैयार मान्यवर हैं। एमएसपी पे कानून बनाने के लिए आप तैयार हैं और संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं। काला कानून वापस हो, ये पूरा विपक्ष यही दिक्कत है इन 11 दौर की वार्ता में। दिक्कत ये है कि एमएसपी पे कानून बनाने के लिए तैयार हैं और संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काला कानून है नहीं। सिर्फ एमएसपी के सवाल पर अभी आपने कहा, मैंने नहीं कहा, से बात हो रही है। ये सब लोग सुन रहे हैं, आपने ही कहा, मैंने आपकी बात को रोका है। मैंने रोका भी नहीं है, सिर्फ मैंने कहा है सिर्फ। कहिए राजेंद्र जी, अगर ये सिर्फ होता यही है कि वही जो बंद कमरे में बातें होती हैं, वही बातें आप कह रहे हैं, बिल्कुल दोहरा रहे हैं, बिल्कुल हूबहू बातें वही होती हैं कि जी हम काले कानून का इसमें संशोधन कर देंगे, लेकिन इसमें कुछ है गलत, कुछ नहीं है। और एमएसपी पर हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कानून बनेगा नहीं बिल्कुल भी। बहस होगी, चर्चा होगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि विपक्ष से बहस को हम तैयार हैं, चर्चा को हम तैयार हैं। मान्यवर, हम तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपसे एक कॉल की दूरी पर हूं, तो हमने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जिससे कानून जो है वापस नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी तक वो उस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक मेरा सवाल है राजेंद्र जी, हम बिल्कुल तैयार हो गए, लेकिन मेरा सवाल है इस पर, आता है। आपने जो जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कहा जो प्रस्ताव हमने आखिरी बैठक में 22 जनवरी को जो बैठक हुई थी उसमें दिया था, वो प्रस्ताव वैसा का वैसा है। क्या उस प्रस्ताव पर भी अभी कोई विचार नहीं हो रहा है, या उसको पहले जो ठुकरा दिया था अभी भी आप नकारते हैं? मैंने वही बात पहले कह दी, आपके पूछने से पहले कह दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात यही तो पूछी गई थी कि जी ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि जो ये कानून वापस नहीं हो सकते हैं। वो मजबूरी बना दो, अगर प्रधानमंत्री जी बता देंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी की बात सबने मानी है। पिछले समय में देख लीजिए कि जिन जिन परिस्थितियों में से देश गुजरा है और प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज का आह्वान किया हो देश की जनता ने ना माना हो। गलत कहा है, इसमें संशोधन की गुंजाइश है, वार्ता के माध्यम से एमएसपी के सवाल पर बात हो जाएगी। वो बातें ही तो कब होंगी, वही तो बातें चल रही हैं कि वो बातें होंगी कब। 11 दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन जस के तस किसान वहां के वहीं रुके हुए हैं, सरकार वहां की वहीं रुकी हुई। हम सरकार की तरफ देखते हैं कि ना जाने कब बुला लें। अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री जी एक सेकंड अशोक जी, अब मैं चर्चा पे जो आज राज्यसभा में चर्चा हुई उसको लेकर कुछ सवाल करता हूं। राज्यपाल जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं। इसके बाद उमाशंकर जी से एक छोटा सवाल कर लेता हूं। उमाशंकर जी, कांग्रेस एक बुकलेट जारी करती है और ये बुकलेट आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जारी की है, और राहुल गांधी ने ये बुकलेट जारी की है केरल से, जो वहां सांसद है वायनाड से। तो इस बुकलेट के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि खून की खेती की जा रही है, लेकिन यहां पर सर मां धाड़ की तो कहीं बात है नहीं। आप दोनों ही, चाहे अशोक जी हो या फिर आप हो, आप दंगे का इतिहास गिना रहे हैं। मृदुल जी, क्या खेती का खून नहीं हो रहा है? खून की खेती नहीं, खेती का खून। क्या खेती का खून नहीं हो रहा है? अगर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो किसानों के ऊपर भारी पड़ेंगे और किसानों को गरीब बंधुआ मजदूर बनाएंगे, तो क्या वो खेती का खून करने का साजिश सरकारी तौर पर सत्ताधीश के माध्यम से नहीं किया जा रहा है? अच्छा, दूसरी बात मैं मृदुल जी जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अगर ये कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा के ही किसान थे और शहीद बनता है उत्तर प्रदेश का किसान, तो चलिए मैं मान लेता हूं सिर्फ पंजाब का किसान है, मैं मान लेता हूं, फिर ये भी मान लें कि हरियाणा में खट्टर की रैली को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जो मुकदमे ये दर्ज करवाए हैं वो हरियाणा से वापस ले लें। फिर ये जो इन्होंने गुजरात में किसानों को आने से रोका है बलपूर्वक और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं वो भी वापस ले लें। तो एक बात, अगर मैं कह रहा हूं ये पंजाब के ही किसान हैं मृदुल जी, तो फिर ये क्या ये कह रहे हैं कि किसान पंजाब का उसको बरगलाया जा सकता है, वो मूर्ख है? क्या ये किसानों को, जो भी आंदोलनरत किसान हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, क्या वो मूर्ख हैं? जो किसान, आपने एक जिक्र किया उमाशंकर जी यहाँ पर बंधुआ मजदूर बनाने का, कि किसानों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, और कृषि मंत्री आज संसद में कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कानून में मुझे कहीं भी दिखा दीजिए कि किसकी जमीन जाएगी, किसी किसान की जमीन नहीं जाएगी। कानून में कहां लिखा है कि उनकी जमीन चली जाएगी? ये उन्होंने कहा है आज। मृदुल जी
कहीं ये लिखा नहीं होता। आप प्राइवेट कंपनियों के काम करने के तरीके को नहीं जानते हैं क्या? कहीं ये लिखा गया था क्या कि बीएसएनएल, जियो के आने से बीएसएनएल बर्बाद कर दिया जाएगा? लिखा नहीं गया था, लेकिन बीएसएनएल बर्बाद हो गया ना। और सिर्फ बीएसएनएल ही नहीं, उन तमाम टेलीकॉम कंपनियों को जिनको सरकार का संरक्षण नहीं था जियो की तरह, वो बर्बाद हो रहे हैं। आप देख लीजिए, तमाम दम तोड़ रहे हैं टेलीकॉम कंपनियां। बीएसएनएल ठीक है, हालांकि ये चर्चा बड़ी लंबी चली जाएगी। मैं किसी का यहाँ पर पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अगर हम टेलीकॉम और उस डेटा की बात करेंगे तो उस डेटा के अलग अलग तरीके से डेटा हम सब ने देखा उमा शंकर जी, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ना उससे आपको फर्क पड़ेगा, ना मुझे पड़ेगा, ना राजेंद्र जी को पड़ेगा। यहाँ हम बात राजेंद्र जी यानी किसान की कर रहे हैं। मैं राजपाल जी आपको भी चर्चा में ले आता हूं क्योंकि रामगोपाल यादव ने भी बहुत सारी बातें रखी राज्यसभा में। मृदुल जी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, आप पूरी कर लीजिए 20 सेकंड में, फिर मैं राजेंद्र जी के पास जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पेप्सिको कंपनी गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर खेती कर रही थी, और जब समय आया तो जब फसल बन के तैयार हुई तो तमाम तरीके की बातें, कमियां निकालकर किसानों से पेप्सिको ने उनका फसल खरीदने से मना कर दिया उस रेट पर। उन्होंने कहा इतनी कमियां हैं। तब कानून में ये नहीं था कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, तो वहां पर किसान कोर्ट जाने लगे, तब जाके पेप्सिको कंपनी पीछे हटी। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री कौन था गुजरात का? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वो अनुभव है उनके पास। अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो अब उन्होंने ऐसा प्राविधान ला दिया कि किसान कोर्ट नहीं जा पाए। मैं एक चीज आपने जो जिक्र किया उस पर मैं अशोक जी से जवाब लूं। राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। राजपाल जी, चर्चा से आज चर्चा हुई, जवाब से आप संतुष्ट हैं? आपकी पार्टी, प्रधानमंत्री भी अब जवाब देंगे परसों, यानी मंडे को, सोमवार को। इस देश के किसान संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक हमारी पार्टी किसानों के साथ में खड़ी रहेगी। हमारे नेता ने भी स्पष्ट कह दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है, जब तक किसान नहीं संतुष्ट होते तब तक उनके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये किसान आय दुगनी की बात करते थे, कृषि विकास दर 2.9% रह गई और 2022 में ये 15% और जरूरत पड़ेगी तो तब होगी कृषि आय दुगनी। लेकिन वो कहां से आएगी? ये जिस तरीके का बता रहे हैं, कितने किसान मौत के मुंह निकल गए, कितने इतनी कड़कड़ाती ठंडक से लेके बरसात से लेकर कितने धरने पे बैठे हुए किसान। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? या जो प्रचंड बहुमत में चुनी हुई सरकार हो उसमें सबका सहयोग रहा होगा, सबने वोट दिया होगा, किसानों ने वोट दिया है, तो चुनी हुई सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या किसानों के पास जाके? या आपको लगता है कि उसमें कुछ चीजें संशोधन होने लायक है तो आप उसको निरस्त कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको रोक दीजिए, अब उससे बड़ी संस्था तो नहीं हो सकती। और कोई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसको रोक दीजिए, तो कुछ न कुछ खामियां दिखाई पड़ी होगी, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इनको निरस्त करके और नए सिरे से बना लेना चाहिए सबसे बात करके। तो इसमें कौन सी दिक्कत आ रही? अच्छा, इन्होंने कानून तो बनाए, उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूं, इन्होंने बनाया है कानून 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए। 14 महीने हो गए, नहीं पेमेंट हुआ है, बताओ किसान कहां जाए? कई किसान तो कोर्ट में, हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 बार जीत चुके हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में 4 बार जीत चुके हैं कि 14 दिन की नियत समय पर पेमेंट हो जाए। कौन कहां हो रहा है 14 दिन? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हर दो आपको हजारों करोड़ उत्तर प्रदेश में बकाया है, और जिस तरीके का किसानों के साथ में अन्याय है, ये कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों के साथ में 1868 रुपए एमएसपी तय हुई थी धान की, 1000 रुपए में बिका है। आप डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ा रहे हो, गैस सिलेंडर के आज ही 25 रुपए बढ़ गए। आप जब 350 का सिलेंडर था तो धरना ले देते थे, आप जब कहते थे कि 35 रुपए पेट्रोल डीजल बिकेगा, आज कितने में 80-82 रुपए में पेट्रोल डीजल बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही। खाद की बोरी से आपने 5 किलो काट लिया। आप ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल सर। देखिए राजपाल जी, आपके तर्क अलग हैं, उमाशंकर जी के तर्क अलग हैं, यानी मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं। संसद में तर्क अलग होते हैं, सरकार अलग तर्क देती है, किसान अलग अपना जो मांग है उसको लेकर अड़ा हुआ है। इस बीच सॉल्यूशन क्या निकलेगा अशोक जी?
ये तो ऐसे ही चल रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। 70 से ज्यादा दिन हो गए ऐसे ही देख रहे हैं। वो कुछ कहते हैं जो पहले दिन से कहा जा रहा है वो आज कहा गया है, यही चल रहा है सिर्फ। देखिए, हम तो किसानों से लगातार वार्ता को तैयार हैं। विपक्ष से भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बहस को तैयार हैं। और मेरा ये मानना है कि किसानों को कुछ दल जो जिनकी राजनीतिक भूमि खत्म हो गई है वो दिग्भ्रमित न करें। आप जरा देखिए, उस आंदोलन में मैं कोई उसमें जोड़ नहीं रहा हूं। आपने भी सुना होगा खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा कि नहीं। यही टिकैत साहब ने कहा था कि हमारे वॉलंटियर्स ट्रैक्टर रैली निकलेगी, कदम कदम पे रहेंगे, लेकिन हिंसा हुई कि नहीं। खालिस्तान जिंदाबाद लगा कि नहीं। इंदिरा को ठोके हैं, मोदी को ठोकेंगे नारा लगा कि नहीं। ये भी तो दुर्भाग्यजनक है। खालिस्तान की बात हुई, ये भी तो दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि किसानों के हित के लिए जो भी संशोधन करना होगा, हम बहस को तैयार हैं, संशोधन को तैयार हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहे हैं, किसानों को उनसे बचना चाहिए। आप एक चीज को तो मानते हैं कि इसमें फिर कांग्रेस जो है किसान आंदोलन को नहीं भड़का रही है, जैसा आपने कहा है अभी कि नारे जो दो नारे आपने बताए थे, मैं उन नारों को कहना नहीं चाहता क्योंकि वो हमारी मर्यादा के खिलाफ है। तो आप इस बात से मानते हैं कि कांग्रेस जो है किसानों को नहीं भड़का रही है, किसान आंदोलन को नहीं भड़का रही है। और दूसरी बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा आज आप दूसरी जगह ले गए, 26 जनवरी पे ले गए, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। जो शख्स इस सब के पीछे था वो कहां था, किसके साथ उसके फोटो आ रहे थे। 26 जनवरी में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, ये अक्षम्य अपराध है। बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, उसको फांसी होनी चाहिए। ये किसान संगठन कह चुके हैं कि इस पे फांसी होनी चाहिए। लेकिन ये अभी तक वो शख्स सामने नहीं आया है, क्योंकि उस शख्स के जो फोटो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री जी के साथ और आपके ही एक माननीय सांसद जी के साथ आ रहे हैं, इसलिए वो शख्स ही गायब है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस चर्चा को आप दूसरी दिशा में ना ले जाइएगा, क्योंकि जहां चल रही है चर्चा वहां चले तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एक मेरा सवाल है राजेंद्र जी, एक सवाल फिर मैं उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। में हुआ ये सब। एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है मेरा राजेंद्र जी, क्योंकि जब आप 26 जनवरी की घटना का जिक्र हो रहा है और आपके संगठन के खिलाफ है, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन इसी किसान संगठन जो करीब 40-50 संगठन है, उसी में से कुछ संगठनों ने राकेश टिकैत का नाम लिया कि ये इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार हैं। आपने देखा होगा, उन्होंने नाम लिया। देखिए, ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई है, मैं बता देता हूं आपको। और चाहे राकेश टिकैत जी हों, चाहे मैं हूं, मैं खुद भी हूं, अगर किसी को लगता है, किसी जांच एजेंसी को ये लगता है कि ये लोग इसमें दोषी हैं, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देश सबका है और देश की अखंडता के साथ कोई अगर कुछ छेड़छाड़ करना चाहेगा तो बिल्कुल क्या कहते हैं वो देश का गद्दार है और उसको सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष हो। बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए कि किसने देश को तार-तार करने की कोशिश करी है, क्योंकि देश के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसको बिल्कुल क्या कहते हैं देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। ठीक, उमाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए उमाशंकर जी, अब अपनी बात सुन रहे हैं। देखिए मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी वो समझती है कि वो झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह कर सकती है। वो इसीलिए किसानों को गुमराह कहते हैं कि वो गुमराह हैं, वो आतंकवादी है, खालिस्तानी। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ, सच में 26 जनवरी किसानों को नहीं कह रहे हैं, 30 जनवरी में नहीं बोलना चाहिए। दल काम कर रहे हैं उन्हें कह रहे हैं, करवाई थी तब वो 30 जनवरी भी इनको नहीं बोलना चाहिए और ये 26 जनवरी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस 26 जनवरी के दिन इनके ही परिवार के सदस्य दीप सिद्धू ने लाल किले को, जो हमारे इतिहास की धरोहर है, जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, लेकिन वही दिल्ली पुलिस का इनामी आरोपी दीप सिद्धू, जिस पर इनाम घोषित किया उमाशंकर जी, वो वीडियो जारी कर किसान नेताओं की पोल खोलने की बात कहता है। तो यही सवाल है कि ये क्या प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, क्या एजेंडा चलाया जा रहा है, यही तो हम पूछ रहे हैं। इसका खुलासा कैसे होगा? सज्जन कुमार गिरफ्तार हुआ, कर सकता है कि प्रधानमंत्री ठीक उसी तरह कौन डिनाई कर सकता है ये भी गिरफ्तार होगा। वो चाय पीता था और चाय पर चर्चा करता था, कौन इसको डिनाई कर सकता है कि
सनी देओल, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। अरे साहब, भिंडरा वाले को संत कहने वाली एक पार्टी भिंडरा वाले को संत कहती थी, बाद में आतंकी कहने लगी। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा जो है वो इधर उधर हो जाता है, फिर ये कहा जाता है कि एक दूसरे पर सियासी आरोप लगाए जा रहे हैं, सियासत की जा रही है। खेती करती है। एक सेकंड उमाशंकर जी, अशोक जी एक सेकंड, राजपाल जी कुछ कह रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं और दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम छापेमारी कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हमने इनाम भी घोषित किया है। देर आए दुरुस्त है। कहिए राजपाल जी। देखिए मृदुल जी, ये प्राइवेट जो सेक्टर में सरकारी चीजें दी जा रही, किसानों की चीजें दी जा रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि और बीजेपी बोलती थी कि देश की चीज बिकने नहीं देंगे, लेकिन आज रेलवे बिक रहा और एयरपोर्ट बिक रहा, अस्पताल बिक रहे, इंश्योरेंस कंपनियां बिक रही। 75% इंश्योरेंस कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप होगा तो जो किसानों की जो इंश्योरेंस होगा उसमें भी कहां कोई लाभ मिलेगा। तो ये उद्योगपतियों के बनाए हुए कानून को वापस ले, ये उद्योगपतियों को बनाया हुआ कानून है और इसीलिए सरकार जिद पे अड़ी है। पता नहीं उनका क्या लेन देन है आपस में। अरे क्यों इतना जिद पे अड़े हो? अरे वापस ले लो। इसी देश के नागरिकों ने देश की सरकार बनाई है, वही नागरिक मांग रहे हैं जो इस देश की पहचान है, किसान है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। ये दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? पूरे देश में किसान परेशान है। अगर किसान जिस दिन खत्म हो जाएगा, इस मुल्क को कोई भी कब्जा कर लेगा। अगर कोरोना काल में अर्थव्यवस्था किसी ने बचाई तो किसानों ने बचाई। नहीं सर, हमारी मिक्स इकोनॉमी तो रही है और यही भारत की ताकत रही है। कृषि के साथ साथ हम बाजार में, वही तो हमारी ताकत रही है। राजपाल जी, आज से नहीं, जब मंदी का दौर आता है तब तब भारत अपने आप को ऐसे ही खड़ा करता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। इसलिए इस मसले पर चर्चा भी हो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए। आंदोलन, आपत्ति लोकतंत्र का एक खूबसूरत अधिकार है, तस्वीर उसकी दर्शाता है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये कहां तक जाकर थमेगा। ऐसे आंदोलन अगर होते रहेंगे तो इससे आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है राजपाल जी, हमें भी नुकसान है और आम जनता को तो है ही। राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री अब सोमवार को बोलने वाले हैं इस पर। कृषि मंत्री ने तो जवाब दे दिया है। क्या कृषि मंत्री के जवाब से संतुष्ट हुए आप? देखिए, कृषि मंत्री जी से अगर संतुष्ट होने वाली बात होती या संतुष्ट वाली कोई ऐसी कृषि मंत्री जी बात करते तो 11 दौर की वार्ताएं उनके साथ हो गई। तो और ये देश के ही किसान हैं, कोई बाहर से आए हुए किसान नहीं है। जब आप अपने लोगों को समझाने में ही नाकाम हो रहे हो या आपकी मंशा सही नहीं है तो इसमें क्या किया जाए। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी सोमवार को बात करने की बात कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का तो हमेशा से किसानों ने सर माथे रखा है और कहीं ना कहीं मेरी ऐसी आशा है और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई बात कहें और किसानों के और सरकार के बीच में जो है वो मतभेद जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं दूर हो और ये आंदोलन भी क्या कहते हैं जल्द से जल्द खत्म हो, जिससे क्या कहते हैं किसान भी अपना खेती बाड़ी का काम करें और सरकार जो है अपना काम चलाए। तो मेरी ऐसी आशा है। खेती तो चल ही रही है। ये भी हम जानकारी दे दी कि गेहूं की बाली आ गई है। ये तस्वीर भी देखी होगी आपने अगर खेतों में जो किसान है। मैं वही बात मैं कहना चाहता हूं क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि देश का किसान जो देश के लिए अन्न पैदा करता है वह सड़कों पर बैठा हुआ लगभग 72 दिन से। वही सवाल है। अब एक सवाल आखिरी मेरा अशोक जी आपसे है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कृषि मंत्री कहते हैं किसी एक ही प्रांत के या किसी एक राज्य के या 2 राज्यों के ही किसान हैं, वो भी सीमित संख्या में है। बाकी किसान इन कृषि कानूनों के फायदे जानते हैं और वो इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर सर आप उसी प्रस्ताव पर रहें जो कृषि मंत्री ने दिया है 22 जनवरी को, उसमें 1.5 साल तक होल्ड करने की बात है, तो आप उन किसानों की बर्बादी करेंगे होल्ड करके किसान जो कानून है? देखिए, आपको बता दें कि जब किसी सुधार बिल बनाया है, ये कानून जब बना है तो जितने किसान धरना दे रहे हैं उतने किसान ही फिर समर्थन में भी आ गए थे। निश्चित तौर पे हम बीच का रास्ता किसानों से बातचीत करके प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी बीच का रास्ता निकालेंगे जो हिंदुस्तान के खेत खलिहानों में मेलों से होके गुजरेगा, न कि इन विपक्षी दलों के दफ्तर से होके गुजरेगा। ये रास्ता निकलेगा निकलेगा निकलेगा। उमाशंकर जी, निकल पाएगा रास्ता? कृषि मंत्री के बयान से संतुष्ट हैं आप? नहीं, वो देखिए, मैं कृषि मंत्री के बयान से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जो 2 महीने तक ये नहीं समझ पाए कि किसानों की मांग क्या है। मैं तो कहूंगा कि वो कांग्रेस के खून की बात ना करें, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं प्रधानमंत्री जी से मैं कहूंगा कि उनके खून की जांच कराएं
कि वो 2 महीने तक करते क्या रहे तो किसानों की मांग नहीं समझ पाए। निश्चित रूप से कृषि मंत्री के खून की जांच होनी चाहिए, उनके खून में प्रॉब्लम क्या है जो वो 2 महीने से किसानों की मांग नहीं समझ पाए। पूरा देश जान गया कि तीनों काले कानून को समाप्त करना, मिनिमम सपोर्ट रॉबर्ट वाड्रा जैसे किसानों को समझ में नहीं आएगा और ये किसी कानून नहीं समझ पाए क्योंकि वो किसानों की जड़ी जमीन हड़पने वाले डीएलएफ घोटाले के किसान रॉबर्ट वाड्रा को समझ में नहीं आएगा, आम किसानों को आ जाएगा। डीएलएफ का मतलब है दामाद लॉन्चिंग फंड जो कांग्रेस जुटा रही थी। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मेरी डिमांड है, कृषि मंत्री के खून डीएलएफ घोटाला कौन करता है? देखिए, अब खेती होनी चाहिए और पानी से ही खेती होनी चाहिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री सोमवार को इस पर अपना बयान भी जारी करेंगे, यानी संसद में आएंगे और कृषि कानूनों पर जो सवाल है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उस पर चर्चा होगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। कृषि मंत्री ने भी आज राज्यसभा में अपना पक्ष रखा, यानी सरकार की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा, लेकिन अभी तक सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। देखना होगा ये आंदोलन कहां तक जाता है और इसका अंजाम क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।